बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो शायद थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन उम्मीद है इंशाल्लाह बोर नहीं होगी। लास्ट सेशन पे थोड़ी सी बात करेंगे, उसके बाद जो मार्केट में जिस तरह से खेला जाता है, तकरीबन मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि मार्केट में एक ही तरह का गेम प्ले होता है, चाहे पैनिक सिचुएशन हो, चाहे कुछ बड़ी न्यूज आ जाए, तो एक ही पैटर्न में मार्केट के साथ खेला जाता है। पहले जुमे वाले सेशन को देखते हैं, बाद में बाकी चीजों को इंक्लूड करेंगे। तो जुमे वाले सेशन में जो इंडेक्स की ओपनिंग थी वो पॉजिटिव ओपनिंग थी 167 पॉइंट के साथ। उसके बाद इंडेक्स ने आपको लो लेवल दिखाया 1,18,771 का, जिधर इंडेक्स ने 200 पॉइंट लूज किए थे। उसके बाद इंडेक्स का अगर हाई लेवल देखें तो वो 942 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,19,913 पे रहा। उसके बाद इंडेक्स की क्लोजिंग अगर देखें तो वो 719 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,19,691 पे रही। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करें तो 211 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। पिछले 3-4 सेशन में जो ज्यादा वॉल्यूम की जो वजूहत हैं, उसमें एक तो के इलेक्ट्रिक थी सबसे पहले, उसके बाद बाकी छोटे स्ट्रिप हैं जिनकी वजह से ज्यादा जो वॉल्यूम है वो जनरेट होते रहे हैं। अब एक चीज अगर देखें जिसमें माइंडसेट बनाया जाता है, जिसमें आपके माइंड के साथ खेला जाता है। अब 1,19,691 की क्लोजिंग है और क्या आवाजें आएंगी कि लो जी इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस से ऊपर जाके बंद हुआ, 1,19,200 की रेजिस्टेंस थी, 1,19,691 पे हमारा इंडेक्स क्लोज हुआ। मेरे ख्याल से आपको झूठी तसल्लियां देने के लिए कुछ भी बोला जाता है। मसलन इंडेक्स अपनी सपोर्ट के ऊपर बंद हुआ है, इंडेक्स अपनी रेजिस्टेंस के ऊपर बंद हुआ है और आप खुश, लो जी अब तो कम पै गया हूं ते बल्ले बल्ले इंडेक्स ते थले खलोना ही किधरे नहीं। और उसके अगले दिन बोल दिया जाता है कि इंडेक्स ने अपनी सपोर्ट भी तोड़ दी फलां वाली, इंडेक्स से फलां रेजिस्टेंस भी ब्रेक नहीं हो सकी, या इंडेक्स अपनी फलां रेजिस्टेंस से वापस आ गया, प्रॉफिट टेकिंग आई थी, फलां हुआ था फलां हुआ था। एक ही पैटर्न में ये सब बातें चलती हैं। आप किसी की वीडियो उठा के देख ले, किसी भी यूट्यूबर को देख ले, कोई भी बड़े से बड़ा जो आपका एनालिसिस करने वाला है, बार बार यही चीजें आपको रिपीट होती हुई मिलेंगी। फलां रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुई, फलां सपोर्ट के पास आके जो है इंडेक्स रुक गया, प्रॉफिट टेकिंग आई, अब नीचे जाएगा, अब ऊपर आ गया। एक ही पैटर्न है, आप जब मर्जी देख लें। मेरी और डॉक्टर साहब की आप हमेशा कह लें या कह लें कि अक्सर बेशतर जो है बहस चलती रहती है और हम कभी भी एक पॉइंट ऑफ व्यू पे इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन डॉक्टर साहब की दो चीजें मुझे पसंद है, उनकी दो चीजों से मैं मुत्तफिक हूं, जो उनके कौल है, जो उनकी बातें हैं। एक तो वो कहते हैं कि गरीब जो है ना वो अपने करतूतों की वजह से गरीब रहता है। अब देखें, अल्लाह तो नाइंसाफ है नहीं। अगर कोई बंदा मेहनत करता है तो अल्लाह उसका पूरा पूरा अजर उसको देता है, उसकी मेहनत का पूरा फल उसको देता है। अब आप देख ले, मजदूर जो दिहाड़ी वाला बंदा है, मजदूरदार, एक सुबह जाके आप चौक में से ले आए बंदा अपने घर में कोई काम करवाने के लिए, खुदाई का काम करवाने के लिए ले आए, या वैसे उसे कहें कि ये ईंटें मैंने, ये ब्लॉक मैंने ऊपर चढ़वाने हैं, उससे ले आए और उससे काम करके देख लें। आप उसकी नीयत देख लें, उसका मुखलिसपन देख लें। वो बस टाइम को सही करेगा, टाइम पास करेगा, काम को हाथ मर जाएगा, लगाएगा नहीं। अगर आपने 1,000 ईंटें उससे चढ़वानी है, वो पूरे दिन में 200 चढ़ाएगा। उसके साथ ठेका कर लें, 4 दिहाड़ियों के पैसे उसे एक दिन में देखिए, वो 1 घंटे में आपको सारी ईंटें ऊपर चढ़वा के दे के और भाग भी जाएगा। दूसरी बात डॉक्टर साहब की और मेरी वो पॉइंट ऑफ व्यू जिस पे हम मुत्तफिक हैं, वो ये है कि छोटे ट्रेडर को हमेशा छोटा ही रखा जाता है। जो बड़ा मगरमच्छ है वो चाहता है कि छोटा ट्रेडर हमेशा मार खाए, वही पैनिक सिचुएशन में बेचे और मैं फायदा उठाऊं उसका। अब छोटा ट्रेडर ये देखता रहता है, लो जी ब्रेकआउट हो गया, टेक्निकल्स बड़े काम कर रहे हैं, ये चार्ट पैटर्न अच्छा बन रहा है, टेक्निकल के हिसाब से ये कैंडल सही नहीं बनी, ये पैटर्न सही नहीं बन रहा। ऐसी चीजें बोल बोल के छोटे ट्रेडर को डराया जाता है और वो पैनिक होता है या बड़ी खुशी में आके कुछ माल लेता है। जबकि जो बड़ा इन्वेस्टर है वो अपने हिसाब से पैसा लगा के खुद टेक्निकल्स बनाता है, खुद चार्ट को अपने हिसाब से बनाता है। अब एक नई कंपनी पीछे लॉन्च हुई थी, IPO नया आया था, वो अंडे बरकत वाली, चाचा बरकत की वो अंडे वाली कोई कंपनी है। अब जब नई लॉन्च हुई थी कंपनी तो उसके चार्ट कहां थे, उसके टेक्निकल किसने देखे थे? जब एक चीज नया IPO लॉन्च हुआ फिर तो चार्ट उसका है ही नहीं, उसमें ट्रेडिंग होगी तो चार्ट बनेंगे। हाँ, फंडामेंटल आप कह सकते हैं कि उसके कुछ देखे जा सकते हैं, क्योंकि चाचा बरकत के पास अगर 2000 मुर्गियां थी, उसमें से 18 अंडे देती हैं, 1800 अंडे देती हैं और बाकी 200 नहीं देती, तो उनको कुल मिला के देख के आप फंडामेंटल देख सकते हैं उसके पास अपने एसेट कितने हैं। चाचे का फार्म अपना है, चाचे की कुकड़ियां अपनी हैं, वो कुकड़ियों से बच्चे कितने निकलवाता है चाचा, अंडे कितनी देती हैं, चले वो फंडामेंटल देखे जा सकते हैं। टेक्निकल कहां पे थे? तो यही टेक्निकल चार्ट को देख देख के, कैंडल्स को देख देख के, आड़ी तिरछे लाइनें लगा लगा के छोटे ट्रेडर को डरा के रखा जाता है।
और जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो तितलियों के पीछे नहीं भागते, वो खुद अपना बाग सजाते हैं, खुद नया बाग लगाते हैं, वहां पे तितलियां खुद ही आ जाती हैं। तो समझाना आपको ये है, अपने फेफड़े फाड़ने का, खुशक करने का सिर्फ मकसद ये है कि आप बात को समझें। बड़े मगरमच्छ इंडेक्स को नहीं देखते कि एक दिन में इंडेक्स नीचे चला गया, एक दिन में इंडेक्स ऊपर चला गया, वो ये चीजें नहीं देखते। वो ब्रॉड व्यू से देखते हैं, दूर से देखते हैं कि चीजें कैसी नजर आ रही हैं, इकोनॉमिकल जो इंडिकेटर्स हैं आपके वो कैसे हैं, सियासत कहां पे जा रही है, जो बाहर से आपकी बैरूनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, जो आप कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ सकती है, वो कैसी है, रेमिटेंस कैसे आ सकते हैं, बाकी चीजें कैसी चल रही हैं, वो एक दूर की नजर रख के बाइंग सेलिंग करते हैं। लेकिन अगर आपको 3 दिन छोटे ट्रेडर को ट्रेड ना मिले तो वो वैसे ही आईसीयू में चला जाता है। तो अब बराए मेहरबानी करें ऐसा, जैसा कि आपका इंडेक्स आपको देख रहे हैं, आपके रेंज बाउंड है, एक एक्युमुलेशन सी फेज में है, ना आगे जा रहा है ना पीछे जा रहा है, ना कुछ मूव ऊपर की दे रहा है ना नीचे की दे रहा है। तो यहां पे आपको 2-3 दिन सब्र क्यों नहीं हो सकता आपसे? जिसके पास 1 लाख रुपया पीछे बड़ा जोर लगाया था, भाइयों को बोला था कैश रिलीज कराएं, कैश रिलीज कराएं, वो कह के कैश रिलीज तो करवा ली मैंने 2-3 लाख। अब जिसके पास 2-3 लाख आ गया वो मेरी जान खा रहा है कि अब बताएं अब मैं बाय क्या कर लूंगा इस 2 लाख से। यार जहां पे 4 महीने आपने स्टक होके बैठ रहे हैं, फंसे रहे हैं, अपने पोर्टफोलियो देखते रहे हैं, वहां पे 4 दिन अगर नहीं बाय सेल करेंगे तो कोई मौत तो नहीं आ जानी आपको। फिर अब आप यहां बाय करेंगे, फिर 3 माह देखेंगे कि मैंने कहां पे बेचना है चीजों को। तो आपको बोल बोल के कुछ कैश रिलीज करवाई है और कुछ बोला था कि अपनी होल्डिंग अपने पास रखें। दोनों स्ट्रेटजीज अपने पास होंगी। कैश अगर पास होगी तो डिप पे जाके बाय करने का कुछ फायदा भी होगा, और अगर इंडेक्स आपका बड़ा आउट ऑफ बॉक्स परफॉर्म कर जाता है, बड़ा कोई किले पुटा देता है पकड़ के, तो ऊपर जाके जो आपके पास होल्डिंग पड़ गई यार उससे प्रॉफिट बुक कर लेना। दोनों चीजें आपके पास हैं, आपको परेशानी किस चीज की है? उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो वही बात जो शुरू में की थी कि वॉल्यूम सारे छोटे स्टॉक्स में है। WTL में सबसे ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हुए तकरीबन 80 मिलियन के। उसके बाद KEL, सिनर्जी, DCL, PTC, PI, BTL, FFL, PRL, SSGC और कॉसम। जुमे वाले सेशन का अगर फीपीलीपी देखें तो वो भी बहुत ज्यादा कोई अच्छा नहीं है। सिर्फ एक बंदे ने बाइंग की और वो है ब्रोकर आपका। ब्रोकर ने तकरीबन $4.26 मिलियन की बाइंग की। उसके बाद बैंक्स की बाइंग है 1 मिलियन की, इंश्योरेंस कंपनीज की बाइंग है 0.36 मिलियन की, और MBFC की बस टच है, उसने दिया है बाइंग को। सेलिंग पे देखें तो कंपनीज ने सेल किया, फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने सेल किया 2 मिलियन का, फॉरेन इंडिविजुअल्स ने सेल किया, इंडिविजुअल्स ने सेल किया, म्यूचुअल फंड ने 2 मिलियन, 2.25 मिलियन का सेल किया, अदर ऑर्गेनाइजेशन ने सेल किया, ओवरसीज पाकिस्तानी ने सेल किया। अच्छा, ब्रोकर को अगर देखें तो ब्रोकर ने अक्रॉस द बोर्ड तमाम ही सेक्टर में बाइंग की। ऑल ओवर सेक्टर में उसकी बाइंग है 1 मिलियन की। उसके बाद कमर्शियल बैंक्स को 1 मिलियन, 1.25 मिलियन का, 1.25 मिलियन का बाय किया। फर्टिलाइजर में तकरीबन 1.25 मिलियन की उसकी बाइंग है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज को थोड़ा सा टच दिया, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज को, पावर जनरेशन को 0.5 मिलियन का बाय किया, और टेक्सटाइल में थोड़ी सी उसकी बाइंग है, और सेल उसने किया है सिर्फ टेक्नोलॉजी सेक्टर को। स्टॉक वाइज टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर अगर देखें तो FFC, MEBL, हबको ने लीड किया, और नेगेटिव साइड पर अगर देखें तो TPLR और PPL पोल जो है वो सबसे आगे हैं पॉइंट लूजर में। सेक्टर वाइज अगर बात करें तो फर्टिलाइजर सेक्टर, कमर्शियल बैंक्स और पावर जनरेशन में सबसे ज्यादा मूव देखी गई, और नेगेटिव साइड पे टेक्नोलॉजी सेक्टर, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, रियल एस्टेट और ऑटोमोबाइल असेंबलर रहे। देखें, स्टार्ट में लॉन्ग टर्म की बात इसलिए की थी कि रैकोटेक का जो प्रोजेक्ट है वो शुरू होने जा रहा है, उसमें 1000 लोकल कंपनियों को हायर किया जा रहा है। उसके बाद फिच ने अपग्रेड किया है पाकिस्तान की आउटलुक को। उसके बाद अगर देखें तो अजरबैजान से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो भी तकरीबन $2 बिलियन की है। नेपरा ने एक तो के इलेक्ट्रिक को जो टैरिफ है उसका अप्रूवल दिया, उसके बाद साथ में क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स का भी। उसके बाद 42 मिलियन का फॉरेन आउटफ्लो है टी बिल से। उसके बाद बातचीत चल रही है पाकिस्तान की और IMF की बजट को लेकर, और बजट तकरीबन 10 तारीख को या 12 तारीख को अनाउंस किया जाएगा। उसके बाद आपके इन्फ्लेशन रेट में मुसलसल कमी आ रही है, इंटरेस्ट रेट जो है वो भी आपका कम से कम हो रहा है। इस मॉनेटरी पॉलिसी पे भी मेरे ख्याल से कुछ उम्मीद है 50 बेसिक पॉइंट गिरने की। तो जो बड़ा इन्वेस्टर है वो ये सब चीजें देखता है, एक दिन का इंडेक्स का गिरना, एक दिन का इंडेक्स का उठना, वो ये चीजें नहीं देखता, बल्कि या तो आपको चिपकाता है या आपसे माल ले लेता है। ये बात 3, 4, 5 दिन पहले भी वीडियो में की थी कि जब बजट अनाउंस होने के करीब होगा, ईद के करीब और बजट अनाउंसमेंट के करीब, ये या तो प्री रैली बना देंगे बजट की, या उससे पहले पहले आपको ले लिया जाएगा, उसके बाद फिर दे दिया जाएगा। अगर तो पहले रैली बनाते हैं, आपको देते हैं, फिर इन्होंने आपसे लेना है। अगर पहले आपको देते हैं फिर बाद में आपसे ले लेंगे, तो मरना जाके छोटे ट्रेडर नहीं है। उसके बाद किसी भाई का सवाल था कि मिलर ट्रैक्टर 630 रुपए का उनके पास पड़ा हुआ, एवरेज करूं या ना करूं।
तो देखें जितने भी आपके पास ऐसे स्टॉक हैं जिनमें आप स्टॉक हैं, इस जगह अगर वो नीचे गए हैं, जैसे कि मिलर ट्रैक्टर 630 का उन्होंने बाय किया, अभी वो मूव कर रहा है तकरीबन 555 पे, 560 पे, तो अगर यहाँ पे वो हाफ ऑफ लेते हैं, जितनी क्वांटिटी उनके पास पहले थी उसको डबल करते हैं, यहाँ पे उतनी क्वांटिटी यहाँ पे लेते हैं, तो उनको एवरेज आ जाएगी तकरीबन 595 की, 590 की। और एमटीएल के लिए 600 करना कोई बड़ी बात नहीं है, 700 भी कर सकता है, लेकिन वो थोड़ा टाइम लगाएगा। तो अगर कोई बाई स्टॉक है अपने किसी भी ऐसे स्टॉक में, तो उनको चाहिए कि जहां भी नीचे मिलता है वो चीज, किसी भी वजह से वो स्टॉक नीचे मिलता है उसको एवरेज करें, और फिर करें ये कि अगर आपने उसको डबल किया था, जितनी क्वांटिटी आपने एवरेज करने के लिए ली थी उसको अपने ब्रेक इवन पे निकालें। अगर 630 का आपके पास मिलर ट्रैक्टर पड़ा था, 550 का, 560 का अगर आपने बाय किया, उसकी टोटल जो एवरेज है वो आपके पास 590 आ रही है, तो जो एवरेज करने के लिए आपने क्वांटिटी उठाई थी उसको 590 पे निकालें, और जो पुरानी होल्डिंग थी आपके पास 630 वाली, उसकी एवरेज अब 590 बन गई, उसको आप होल्ड कर सकते हैं, उसके ऊपर आप प्रॉफिट देख सकते हैं। तो एवरेज भी किया जा सकता है, और ख्याल रखिए कि अपनी जितनी कैश है उसको एवरेज पे स्टक भी नहीं करना किसी भी लालच में आके। अभी तमाम चीजें आपको बड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, जैसे वो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर ऊपर जाता हुआ स्टॉक भी जो है वो ब्रेकआउट वो बड़ा अच्छा साबित नहीं हो सकता। बहुत से ऐसे स्टॉक हैं, किसी भी एक स्टॉक पे उंगली रखें, जब वो ब्रेकआउट देता है, थोड़ा सा ऊपर जाता है, वहां पे अवाम लेती है और 6-6 माह स्टक होकर बैठी रहती है। तो टाइम आने दें, टाइम पे बाय करें, टाइम पे सेल करें। और अगर कोई बाई लेवल्स पे सुकून के साथ चीजों को देखभाल के बाय करना चाहते हैं, सेल करना चाहते हैं, तो वो हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप रब्ता कर सकते हैं। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।